पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी और आज हम बातचीत करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से। ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। चौटाला साहब, जिस प्रकार से संगठन की क्षमता में आपका कोई मुकाबला हरियाणा में नहीं देखा जाता, संगठन को खड़ा करना, मजबूती से खड़ा करना, आपका कोई दूसरा सानी हरियाणा में तुलनात्मक दृष्टि से नज़र नहीं आता। लेकिन जिस प्रकार से इनेलो 2018-19 में बिखराव होता चला गया और अब लॉकडाउन के दौरान आपने बीएसपी और अन्य लोगों से संपर्क करना शुरू किया, अब संगठन को मजबूत करने के लिए आप और क्या क्या कर रहे हैं? हमें संगठन को मजबूत करने में अब ज़्यादा दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मौजूदा कुशासन से इस देश का हर नागरिक, चाहे कोई किसी भी धर्म और मज़हब को मानने वाला है, किसी भी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, और चाहे किसी के रोज़गार, व्यवसाय और कारोबार का कोई भी साधन क्यों ना हो, चाहे हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे कारखानेदार है या मजदूर है, चाहे किसान है या कमेरा है, इवन प्रेस के भाई भी इस मौजूदा कुशासन से बेहद दुखी और परेशान है। संगठन की दृष्टिगत आपने बीएसपी की पूरी हरियाणा की टीम जो है इनेलो में ज्वाइन करा ली। क्या अशोक तंवर से भी आपकी बातचीत हुई है? हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई। हमारा किसी से कोई विशेष लगाव नहीं है, किसी से कोई द्वेष नहीं है। हमारी केवल एक इच्छा है कि हम चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करें। हरियाणा की राजनीति में देखा जाए, चौधरी देवीलाल का अपना एक नाम, देश में एक रुतबा रहा है, और इस बार राजनीतिक अलग अलग भले ही दलों से हो, लेकिन 5 एक ही परिवार के लोग विधायक भी हैं। एक ही परिवार चौधरी देवीलाल के वंशज जो परिवार हैं, 5 लोग इस वक्त हरियाणा की राजनीति में 2019 के चुनावों में जीत कर आए हैं। अलग अलग हैं। चौधरी रंजीत सिंह 32 साल बाद जीते, अभय चौटाला जी हैं, दुष्यंत जी हैं, नैना जी हैं, और अमित सिहाग जो डॉक्टर केवी सिंह के परिवार से हैं, बेटे हैं उनके। नहीं तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के किए हुए अच्छे कार्यक्रमों का हमें लाभ मिल रहा है। इसमें हमारी कोई कारागरी नहीं है, उन्हीं की देन है। अब उनकी नीतियों का, उनके कार्यक्रमों का हम कितना लाभ उठा सकें, ये हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। चौटाला साहब, जिस प्रकार से बीएसपी शामिल हुई पूरी की पूरी पार्टी हरियाणा की, उसके बाद नरेश शर्मा जो 2 बार विधायक रहे वो शामिल हुए, इन सब चीज़ों को आप किस रूप से देखते हैं? ये लोग, हम सभी एक ही समान विचारधारा के लोग हैं। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल कृषि पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल है, और अगर किसान कंगाल है तो फिर देश का बुरा हाल है। इसलिए गरीब वर्ग के जो लोग हैं, कमेरे वर्ग के जो लोग हैं, मेहनतकश जो लोग हैं, वो ये मान के चलते हैं कि माँ सिवाय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कोई दूसरी पार्टी ऐसी नहीं है जो राष्ट्र के भविष्य को उज्जवल बना सके और मेहनतकश कमेरे वर्ग के लोगों को संपन्न, समृद्ध और खुशहाल बना सके। चौटाला साहब, 2018-19 विधानसभा चुनावों से पहले ऐसा गणित हरियाणा के अंदर हुआ कि जो विधायक थे 19 में से ज़्यादातर 13-14 विधायक बीजेपी की तरफ गए, 1-2 विधायक कांग्रेस की तरफ गए। इन सब परिस्थितियों को कैसे आप एनालिसिस करते हैं? राजनीति में
स्वार्थी अंसर भी काफ़ी आ गया है और वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका अपना कोई आधार नहीं है। वो सत्ता का सुख भोगने के लिए जहाँ कहीं भी सत्ता आती दिखाई देती है उधर चल पड़ते हैं। चौटाला साहब, कोरोना की महामारी का दौर है। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, आपके सामने है कि हमारी पार्टी में बहुत भारी विघटन हुआ था। स्वार्थी किस्म के लोग स्वार्थ की पूर्ति के लिए सत्ता पक्ष की ओर चले गए थे, लेकिन आज वो ये महसूस करते हैं और उनके साथ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि उनकी कोई पूछ नहीं है। इसलिए वो निराश और हताश लोग जो हैं वो भी अभी इस कोशिश में हैं कि हमें दोबारा फिर उसी पार्टी में शामिल होना चाहिए। इसलिए वो प्रयास कर रहे हैं। हमारा भी किसी से कोई द्वेष नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इस कुशासन का अंत हो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से अवसर मिले ताकि हम चौधरी देवीलाल जी की सोच के मुताबिक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान कर सकें। चौधरी देवीलाल जी सारी उम्र एक ही बात के लिए संघर्ष में जूझते रहे कि लोगों की मूलभूत ज़रूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रबंध सरकारी तौर पे किया जाए। आज भी हमारी यही सोच है और इसी सोच के दृष्टिगत हमने अतीत में जब हमारी सरकार रही तो आपके सामने है, हमसे जो हो सका लोगों के हितार्थ अच्छे काम किए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिली। ये ठीक है कि कुछ स्वार्थी किस्म के लोग जो लूट मचाने में यकीन रखते थे उनको अवसर नहीं मिल पाया, इसलिए वो पार्टी को दगा दे के चले गए। अब ठीक किस्म के लोग जो हैं वो पुनः इस बात को मान के चलते हैं कि राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से अवसर मिले और वो हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं। चौटाला साहब, कोरोना का कार्यकाल जो है, महामारी का दौर है, इस सारे दौर को जो सरकार की वर्किंग चल रही है इसको किस रूप में देखते हैं और क्या इसके बारे में आप अपना सुझाव देना चाहते हैं? आपके और हमारे देखने में तो नहीं थी, लेकिन 1819 में भारतवर्ष में एक इसी टाइप की बीमारी फैली थी जिसे भारतीय भाषा में हम उसे कार्तिक की बीमारी कहते हैं। और हमारे सुनने में यही आया है कि वो बीमारी इतनी जोर से फैली थी कि एक आदमी का दाह संस्कार करके लोग जब वापस अपने घर आते थे तो एक आध डेड बॉडी घर में और तैयार मिलती थी।
मतलब बड़ी जोरों से वो बीमारी फैली थी। लेकिन भारतवर्ष के सरकारी तंत्र ने, सरकार ने, लोगों ने उस बीमारी को जड़मूल से समाप्त किया। वो बीमारी भारतवर्ष तक ही सीमित रही, और जगह नहीं फैल पाई। दुर्भाग्य इस वक्त विश्व के स्तर पर यह है कि ये बीमारी समूचे विश्व के स्तर पर फैल गई, और जो ज़्यादा संपन्न, समृद्ध और अच्छी सोच के मुल्क थे, उनमें ये बीमारी ज़्यादा जोर से फैली है। आपके छापे हुए खबर पढ़ के हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका जैसा प्रगतिशील और संपन्न मुल्क 1 लाख से ऊपर लोगों को इस बीमारी की वजह से खो चुका है। और ये भी हमारा सौभाग्य कहिए कि अभी तक लोगों ने अपने प्रयासों से इस बीमारी से बचने में सफलता प्राप्त की है। सबसे कम मृत्यु जो है कोरोना की वजह से भारतवर्ष में हुई है। बीजेपी, जेजेपी और निर्दलियों के गठबंधन की सरकार हरियाणा में जो कदम उठा रही है, उससे आप कितने सहमत हैं? माफ़ करना, शायद किसी को पीड़ा भी होगी इस बात की, लेकिन आज सत्ता पक्ष की तरफ से इस कोरोना की बीमारी का इलाज करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, बल्कि इस कोरोना की आड़ लेकर के सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग पैसा लूटने पर लगे हुए हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी कि कोरोना की वजह से हरियाणा सरकार ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से भी 5 रुपये महीना लेना शुरू कर दिया। बच्चों को उनके पेरेंट्स इसलिए पैसे देते हैं ताकि उस पैसे के चाव से बच्चे स्कूल में जाएं, शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे नागरिक बन सकें। तो फिर हम कैसे मानें कि कोरोना पे सरकार की तरफ से कोई पूरा प्रबंध करके इससे छुटकारा दिलाया जाएगा? लोग अपने तौर पे लगे हुए हैं, बधाई के पात्र हैं इस देश के लोग कि वो इस बीमारी से बचने के लिए हर प्रकार की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लोगों के अपने प्रयासों से, लोगों के अपने अनुशासन से, लोगों के अपने कंट्रोल से ही इस बीमारी से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। चौटाला साहब, जिस प्रकार एनसीआर एरिया जो गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, जिस प्रकार से लगातार केस बढ़ रहे हैं, क्या जो सीमाएं हैं वो सील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आपका क्या सुझाव है? दूसरे प्रदेशों के साथ और विशेष रूप से दिल्ली की सीमाओं से हरियाणा जुड़ा हुआ है, और दिल्ली के साथ लगते जितने भी ज़िले हैं उनमें कोरोना का बीमारी का ज़्यादा असर है। इससे साफ जाहिर है कि हमारे प्रदेश के लोगों ने तो अपने आप को कंट्रोल में रख करके इस पर काबू पाया है, लेकिन दूसरे प्रदेश से
आने वाले लोग अगर ये बीमारी लेकर के आएंगे तो उसका नुकसान हमें होगा ही। हरियाणा में एक विधानसभा सीट बड़ौदा उपचुनाव भी है, उसके लिए आपने भी चुनौती दी है कि सीएम साहब वहाँ से चुनाव लड़े, आप भी वहाँ से चुनाव। आपने मेरी बात को शायद ठीक ढंग से लिया नहीं है, उसको दूसरे ढंग से उछालने का प्रयास किया। मैंने मुख्यमंत्री को चुनौती नहीं दी थी, मुख्यमंत्री ने स्वयं एक बयान दिया था चुनाव के मामले में। मैंने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कम से कम सारे प्रदेश की बात को छोड़ के किसी एक सीट के लिए भी तो ये दावे के साथ कहते हैं कि ये सीट हम 100% जीतेंगे। और इसका प्रमाण अब ये बड़ौदा का उपचुनाव है। मुख्यमंत्री को इसी में पता लग जाएगा, और मुख्यमंत्री को अपने आप पर अगर ज़्यादा भरोसा है तो फिर मुख्यमंत्री स्वयं ही उस चुनाव में खुद लड़ करके देख रहे, उन्हें पता लग जाएगा, आटे दाल का भाव का पता लगेगा। मैंने उन्हें चुनौती नहीं दी थी, उनकी दी हुई चुनौती का जवाब दिया था। मैं आज भी उस पर कायम हूँ। अगर मुख्यमंत्री को ज़्यादा गर्व है अपनी पार्टी का, अपने कार्यक्रमों का, तो एक मौका है, उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए वहाँ से। वैसे तो ये कोरोना का क्योंकि दौर चल रहा है, इस दौरान इस सवाल की बहुत ज़्यादा रेलिवेंसी नहीं है, लेकिन क्योंकि आप इससे बहुत ज़्यादा जुड़े रहे हैं, SYL का मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा के फेवर में डिसीजन दे दिया है, इस मुद्दे पर आपका स्टैंड क्या है? हरियाणा पंजाब दो अलग प्रदेश पड़ने के बाद हरियाणा को बंटवारे में जो कुछ मिला था तो पंजाब की सरकार को भी देना चाहिए और हरियाणा सरकार को भी कोशिश करके लेना चाहिए। सरकारों ने इस मामले की जब अनदेखी की तो मजबूरन कोर्ट में गए और सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि इस देश में ऐसी सरकार है जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी क्रियान्वित करने में यकीन नहीं रखती। दूसरी मर्तबा का फैसला भी आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश दिया है कि तुम हमारे फैसले को इम्प्लीमेंट करो, अन्यथा हम स्वयं उसमें दखल देंगे। अब देखो क्या होता है। SYL के मुद्दे में जितना हिस्सा हमारे हिस्से का जो पानी हमें मिलना चाहिए था वो हमें मिलना ही चाहिए, और ये जिम्मेवारी है केंद्र सरकार की कि वो स्वयं उसमें दखल दे करके हमारे हिस्से का पानी हमें दे। पंजाब की सरकार ने SYL नहर का पानी तो क्या देना था, ये जो एक और नहर निकाली थी हमारे वक्त में, हमने उसको शुरू किया था, दादूपुर नलवी माइनर। उसमें हमारी सरकार के वक्त में जितना काम शुरू हुआ था, इस मौजूदा सरकार ने उस खुदी हुई नहर को भी बूर दिया। तो इनकी नीयत ठीक है ही नहीं। और अगर ये केंद्र की सरकार के फैसले पर अमल नहीं करेंगे तो फिर हम भी इस प्रकार की नीति तय करेंगे जिससे मजबूर होकर के पंजाब प्रदेश की सरकार को हमारे हिस्से का पानी हमें देना पड़े। हरियाणा में इस वक्त जो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी है वो कांग्रेस के पास है, जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका, कांग्रेस की भूमिका पर आपकी तात्विक टिप्पणी क्या है?
आपकी टिप्पणी क्या है नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के ऊपर? क्या विपक्ष अपनी भूमिका ठीक अदा कर रहा है हरियाणा में या नहीं? विपक्ष के नाते तो अगर बात करो तो हम भी विपक्ष में हैं। क्या आपको कहीं ये महसूस हुआ कि हमने विपक्ष की भूमिका निभाने में कोई कोताही बरती है? एमएलएज के इधर उधर होने की वजह से ये ठीक है कि विपक्ष का नेता आज कांग्रेस पार्टी के विधायक को मिला है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो विपक्ष की भूमिका को निभाएं। और इसके लिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप प्रेस के माध्यम से उनको मजबूर करें कि वो विपक्ष की भूमिका निभाएं। अगर हमारी पार्टी की तरफ से कहीं कोई कोताही हुई है तो आप हमें बताएं, हम उसको ठीक करेंगे। हमारी सरकार 2005 में चली गई। हाँ जी। हमारी जब सरकार गई थी हाँ जी। तो हरियाणा सरकार के खजाने में लगभग 20 करोड़ रुपया हम छोड़ के गए थे। अच्छा जी। और आज हरियाणा की सरकार के सर पर कई लाख करोड़ का कर्जा है। कि हमारे शासन में मेरिट के आधार पर योग्य बच्चों को नौकरी मिलती थी। और ये सरकार बताए कि इन्होंने सत्ता संभालने के बाद जब आज 6 साल से ऊपर हो गया, ये बताए तो सही इन्होंने योग्यता के आधार पर कितने बच्चों को नौकरी दी है। लूट तो मची हुई, लूट का तो पूछो तो हमसे पूछ लेना कि इन्होंने कितनी लूट कहाँ कहाँ मचाई। पर ये तो पारदर्शिता का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं हम सब कुछ पारदर्शिता से कर रहे हैं, सारों को ऑन मेरिट नौकरी दी जा रही है। अरे ये बताए तो सही, ये कहने से तो काम नहीं चलेगा। ये तो संख्या बल के आधार पर बताए कि पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा या HSIDC के द्वारा या किसी डिपार्टमेंट के द्वारा कहाँ कहाँ किस विभाग में कितने बच्चों को नौकरी। हमारा तो आपके सामने, और सारी बात को छोड़िए, मैं भुगत भोगी हूँ आपके सामने। कोर्ट का जो फैसला है उसके दृष्टिगत मैं 10 साल की सजा भुगत रहा हूँ। जिन बच्चों को हमने नौकरी दी थी, हमारी सरकार में मिली थी, मुख्यमंत्री नौकरी नहीं देता है, डिपार्टमेंट के थ्रू होती है। जिन बच्चों को हमारे शासनकाल में नौकरी मिली थी उनकी तो प्रमोशन हो गई। और जो मुख्यमंत्री के नाते मुझे उसके लिए अब सजा मिल रही है। तो आपकी सजा की अवधि अभी मतलब औरों को भी रिहा कर रही है कोर्ट, किया जा रहा है जेलों के द्वारा, तो आपको क्यों नहीं किया गया अभी तक? जेल मैनुअल के हिसाब से कोई व्यक्ति, कोई कैदी बीमार हो जाए, चलने फिरने में दिक्कत हो, बोलने में दिक्कत आती हो, सांस फूलता हो, कोई और बीमारी हो, तो उसको रिलीज कर दिया जाता है। और मुझे ही हॉस्पिटल से रात को 12 बजे निकाल के जेल भेज देते। जेल मैनुअल के हिसाब से 60-65 साल की उम्र से अधिक का कोई कैदी हो, चाहे उसकी 20 साल सजा हो
चाहे उसे उम्र कैद की सज़ा हो। पैंसठ साल क्रॉस करने के बाद उसको छोड़ना पड़ता है, छोड़ते हैं। आप दूर की बात को छोड़िए, हमारे यहाँ के सिनेमा के जो मालिक थे, कौन सा सिनेमा था वो? हाँ, उपहार सिनेमा। आंसल ब्रदर्स को सजा हुई थी और उनको ये कह के छोड़ दिया कि इनकी उम्र 65 साल। मैं 85 क्रॉस कर गया, मुझे नहीं छोड़ेगा। तो आपने इसके लिए जेल प्रशासन या कोर्ट कहीं का दरवाजा खटखटाया? हाँ, मैंने अपील की हुई है और मुझे उम्मीद है कि मेरी उस अपील के मुताबिक कोर्ट ने इनको आदेश दिया, जेल वालों, कि या तो फलां तारीख तक आप इसको रिलीज करो, अन्यथा हम करेंगे। तो ये मान के चलना चाहिए कि मैं रिलीज तो हूँगा ही। स्टेट गवर्नमेंट करती है या हाई कोर्ट करेगी। धन्यवाद चौटाला साहब। तो ये हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और इन्होंने खुलकर हर मुद्दे पर चर्चा की है। कोरोना को लेकर भी इन्होंने कहा है कि जनता खुद जागृत है, जनता की जागृति की वजह से ही जितने भी आज की डेट में जो सुरक्षित हैं लोग, वो खुद अपनी वजह से हैं। सरकार को जो व्यापक कदम उठाने चाहिए वो अभी तक नहीं उठाए गए हैं। नेता विपक्ष और विपक्ष के बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की और इनका ये खुला एलिगेशन है इस मामले में। और जहां तक SYL का इशू है, इस मामले में ओम प्रकाश चौटाला का कहना है कि इसमें केंद्र को हरियाणा के हिस्से का पानी तुरंत दिलाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 2 बार हरियाणा के हक में फैसला सुना चुका है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।